आगे रावी सबके सामने इस शादी के लिए हाँ कर देती है तो सारे लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे थाना रावी से पूछता है तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। तो रावी कहती है मैंने अपने दिल को फॉलो किया है, मेरे दिल ने इस शादी के लिए राजी भर दी तो मैंने भी राजी भर दी। तो थाना कहता है इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। तो रावी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और शर्मा जाती है। तो थाना रावी को टीस करने लगता है तो रावी वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिंग उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह जल के भुन जाती है। प्रिंग तो पागलों की तरह करने लगती है। तो पागजा कहती है क्या हुआ अगर उन दोनों की शादी हो गई, शादी के बाद भी तो वो दोनों अलग हो सकते हैं ना। तुम्हें पता है ना कि मैंने कैसे रावी के पापा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, उसी तरह तुम भी थाना को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर तुम उन दोनों का डाइवोर्स करवाकर उससे शादी कर लेना। तो प्रिंग ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ देविका तवान को रावी के इतने करीब जाते देख पूरी तरह बौखला जाती है और उसे फिर से पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो ट्रॉमा में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। लेकिन सही टाइम पर पेच आ जाता है और वो देविका की जान बचा लेता है। आगे पेच देविका का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है मैं तुम्हें हर घंटे कॉल करूंगा और तुम्हें मेरा कॉल उठाना होगा, और अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है और तुम अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती हो। तो देविका कहती है ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगी, अब परेशान मत हो। आगे उन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है तो रावी बहुत ही घबराई हुई होती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है मुझे पता है पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है जिस वजह से तुम मर्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही, लेकिन थाना बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक मौका दो और अपने रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करो, ये रिश्ता जरूर सक्सेसफुल होगा। इधर ये मान और प्रिंग भी अपनी गंदी शकल के साथ उस शादी में आते हैं। तो रिसा को ये मान पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और वो दालिन से पूछती है ये बंदा कौन है, बहुत ही हैंडसम है। तो दालिन कहती इस लड़के पर लाइन मत मारो रिसा, ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। तो बेचारी रिसा का ये जानकर मूड ऑफ हो जाता है। एक्चुअली रिसा दालिन की कजन होती है और उन लोगों के ऑफिस में काम भी करती है। आगे के मान भी थाना को धमकी देता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं बहुत जल्द रावी को तुमसे छीन लूंगा। तो थाना कहता है तुम मेरी ही शादी में आकर मेरी ही दुल्हन को छीनने की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी दुल्हन को मुझसे नहीं छीन सकते। आगे उन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है तो सारे लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिंग यहाँ पर रावी को धमकी देती है कि वो इस शादी से ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जो चीज उसकी है वो किसी भी कीमत पर उससे छीन कर रहेगी। और प्रिंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो बेचारी रावी देखती ही रह जाती है। आगे प्रिंग की मॉम भी रावी को बद्दुआ ही देती है तो बेचारी रावी पूरी तरह सैड हो जाती है। आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है तो वो लोग घर जाते हैं। तो थाना के पापा उन लोगों का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द तुम लोग फिर से मुझे दादा बना दो। और थाना के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। आगे रावी अपने आप को थाना से बचाने के लिए ढेर सारे कपड़े पहन लेती है ताकि थाना उसके साथ कुछ भी ना कर पाए, पर थाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो रावी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी होता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब जा ही रहे होते हैं कि तभी थाना को याद आता है कि रावी की मॉम ने कहा था रावी बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रही हूँ, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो थाना रावी की मॉम की बातों को याद करके रावी के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और रावी को कहता है तुम इस रूम में सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाऊंगा। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रावी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। आगे थाना खुद अपने बदले और प्यार के कश्मकश में रहता है कि आखिरकार वो किसका साथ दे, अपने दिल की जिसमें वो रावी से बहुत प्यार करता है या अपनी बहन की जो उसे बदला लेने के लिए मजबूर कर रही है। आगे थाना को फिर पता चलता है कि उसकी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो थाना इस बात पर देविका पर खूब भड़कने लगता है। तो देविका कहती है भाई सिर्फ आप अपना प्रॉमिस याद रखना कि आपको उसको बहुत ही चोट पहुंचानी है। जब तक आप अपना प्रॉमिस याद रखोगे तब तक मैं अपने आप का ख्याल रखूंगी और अपने आप को कुछ भी होने नहीं दूंगी। अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि तुम दोनों कब मुझे फिर से दादा बनाने वाले हो। तो वो लोग इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तो थाना के पापा थाना को कहते हैं तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो। तो थाना कहता है पापा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत काम है। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रावी को ये सब बहुत ही अजीब लगता है कि थाना उससे इस तरह उखड़ी उखड़ी तरह बात क्यों कर रहा है। आगे पेच और देविका की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पेच तो देविका से सच्चा प्यार करने लगता है पर देविका को मूव ऑन करने में बहुत ही टाइम लग रहा होता है और वो पेच को उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से पेच उसे देखता है। आगे थाना अपना स्ट्रेस निकालने के लिए बाहर जाता है ड्रिंक करने के लिए और वो प्रिंग को भी बुलाता है। तो प्रिंग थाना के दिमाग में रावी के
खिलाफ जहर भरती रहती है, खासकर प्रासिन का नाम लेकर। तो थाना जैसे प्रासिन का नाम सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। दूसरी तरफ घर में रावी थाना के आने का इंतजार कर रही होती है, पर थाना आया ही नहीं होता है। तो डालिन कहती है थाना अभी तक नहीं आया है, रुको मैं पता लगाती हूँ थाना कहाँ पर है। और डालिन थाना का पता लगाकर रावी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। तो वो लोग जैसे ही थाना को प्रिंग के साथ देखते हैं उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आता है और डालिन अपने भाई को साइड में ले जाकर कहती है भाई कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हुई है और आप उसकी बहन के साथ यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, क्या आपको जरा सी भी समझ है? ये सब देखकर रावी को कितना बुरा लग रहा होगा। आखिरकार आपको हो क्या गया है? आप बहुत दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, आप वो भाई नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। अगर आपने प्रिंग के साथ अपनी ये वार्तालाप बंद नहीं की और हमारे साथ घर वापस नहीं गए तो मैं पापा को जाकर आपकी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद पापा आपके साथ क्या करेंगे आप सोच लेना। तो थाना कहता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। इधर प्रिंग रावी के दिमाग में भी थाना को लेकर अनाप शनाप भरती रहती है और कहती है थाना तुमसे प्यार करता था इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की, बल्कि उसने बिजनेस को लेकर तुमसे शादी की। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो अभी वो तुम्हारे साथ रहता, ना कि यहाँ पर मेरे साथ। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो मुझे पसंद करता है। तो रावी भी कहती है अगर वो तुमसे प्यार करता था तो वो तुमसे शादी करता, ना कि मुझसे। तो प्रिंग कहती है तुमने भी ये शादी कोई प्यार के लिए नहीं की है, तुम थाना से प्यार नहीं करती, बस तुम मुझे हराना चाहती थी और थाना को पाना चाहती थी, इसलिए तुमने थाना से शादी की है। तो रावी कहती है हाँ मैंने इसीलिए शादी की है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो रावी का गुस्सा थाना पर फूट ही जाता है और वो पूछ ही लेती है कि आखिरकार उसने उससे शादी क्यों की? बस बिजनेस को मर्ज करने के लिए तुमने मुझसे शादी की। तो थाना कहता है मैंने तुमसे शादी इस वजह से नहीं की है। और थाना उसे सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी वो अपने आप को रोक लेता है और कहता है उस रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ था, अगर उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तो रावी जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहाँ से दोनों में टोका चाली बंद हो जाती है। और जब भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो डार्लिन ये सब देख लेती है और वो अपने पापा को बताती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वो दोनों तो एक रूम में भी नहीं सोते, हमें ही कुछ करना होगा उन दोनों को करीब लाने के लिए। अगर वो दोनों करीब नहीं आए पापा तो आप कभी भी अपने पोते पोतियों का मुंह भी नहीं देख पाइएगा। तो थाना के पापा अपने बेटे और बहू को करीब लाने के लिए तवान का इस्तेमाल करते हैं। तो तवान भी अपनी कलाकारी से अपने मॉम डैड को एक रूम में ही सुलवाती है। तो उन दोनों को अपनी बच्ची के खातिर एक रूम में ही सोना पड़ता है। अगले सुबह तवान जल्दी उठकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपने दादा को पूरी बात बताती है। तो उसके दादा और बुआ कहते हैं हमारी तवान तो बहुत ही समझदार है, हमारे प्लान में भी हमारा साथ दे रही है। दूसरी तरफ उन दोनों की जब नींद खुलती है तो रावी ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तो थाना कहती है ये पहली बार नहीं है जो हम दोनों एक साथ सोए हैं, तो शर्मा क्यों रही हो? तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और रावी उठ कर वहाँ से चली जाती है। आगे रावी तवान के पास जाती है, उसे खिलाती पिलाती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि रावी तवान को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। आगे थाना के दिल में भी रावी के लिए फिर से प्यार जागने लगता है, लेकिन हर बार उसे अपनी बहन का बदला याद आ जाता है, जिस वजह से वो रावी के करीब नहीं जा पाता और अपने बदले की तरफ फोकस करने लगता है। आगे थाना की कंपनी और येमान की कंपनी एक प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। तो थाना पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, पर येमान एक मौका ढूंढ रहा होता है कि कहीं से उसे कुछ क्लू मिल जाए जिससे वो थाना को हराकर इस प्रोजेक्ट को हथिया ले। और उसे एक जरिया भी मिल जाती है रीसा, और येमान रीसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि आगे चलकर रीसा उसकी हेल्प करे थाना की कंपनी को बर्बाद करने में। इधर येमान रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है कि तभी वहाँ पर थाना भी रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है। तो थाना उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। तो थाना रावी से पूछता भी है ये सब क्या चल रहा है? तो रावी कहती है ये मेरा ऑफिस मैटर है, अगर तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो शाम में मैं घर आऊंगी तब बात कर लेना। और रावी येमान के साथ वहाँ से चली जाती है। तो थाना को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे येमान उस दिन के लिए रावी से माफी मांगता है और उससे एक मौका मांगता है। तो रावी कहती है अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो येमान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, हम दोनों के बीच वैसा रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों दोस्त बनकर रह तो सकते हैं। तो रावी कहती है ठीक है हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो येमान कहता है ठीक है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है थाना और रावी को अलग करने का। दूसरी तरफ दालिन और मान की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर दालिन को ये बात पता
पता नहीं होती कि मान ये मान का भाई है और मान हर बार कोशिश करता है कि वो डालिन को पूरी सच्चाई बता दे, पर वो नहीं बता पाता। आगे रावी घर आती है तो थाना उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करके आ गई, क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा है। तो रावी कहती है क्या तुम इस शादी को शादी भी मानते हो। और यहाँ पर इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो रावी को भी गुस्सा आ जाता है और वो थाना को खींचकर एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे थाना के पापा को उन दोनों की बढ़ती दूरियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, तो वो थाना को ऑर्डर देते हैं कि आज से वो अपने रूम में सोएगा रावी के साथ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो थाना को मजबूरन अपने पापा का ऑर्डर मानना पड़ता है और रावी के साथ उसी के रूम में सोने के लिए जाना पड़ता है। तो रावी कहती है तुम तो दूसरे रूम में सो रहे थे ना, फिर इस रूम में क्या कर रहे हो। तो थाना कहता है पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे आज से इसी रूम में सोना होगा, इसलिए मुझे इसी रूम में सोना होगा, वो भी तुम्हारे साथ। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना के पापा आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वो दोनों साथ में सो रहे हैं भी है या नहीं। तो वो दोनों अपने पापा के सामने नौटंकी करने के लिए साथ में होने का नाटक करते हैं। तो थाना के पापा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रावी थाना को कहती है तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। तो थाना कहता है मैं सोफे पर जाकर क्यों सोऊं, अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर सो जाओ। तो रावी को मजबूरन जाकर सोफे पर सोना पड़ता है, पर वो थाना से अपना बदला लेती है और एसी को बहुत ही हाई कर देती है जिससे थाना को ठंड लगने लगती है। रावी ये सब करके सो जाती है। अगली सुबह थाना फिर से रावी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ता रावी को परेशान करने का। और बेचारी रावी ये सब देखकर पूरी तरह पागल हो जाती है। इधर ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाता है और उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा कांड कर देता है, जिस वजह से वर्कर थाना की कंपनी में काम करने से मना कर देते हैं। तो रावी को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो कहती है क्या थाना को इस बारे में पता है। तो वो कहती है हमने थाना से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो मीटिंग में है जिस वजह से वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। तो रावी कहती कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर साइट पर मामले को संभालूंगी। और रावी साइट पर चली जाती है इस मामले को संभालने के लिए। इधर थाना मीटिंग से जब बाहर निकलता है और उसे जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो भी सीधा साइट पर निकल जाता है। दूसरी तरफ रावी उन वर्कर्स से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो वर्कर्स रावी की एक बात भी नहीं सुनते, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उन वर्कर्स को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है और रावी की इज्जत को बचा लेता है। आगे थाना रावी को इस हरकत के लिए खूब डांटता है कि वो अकेले यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो रावी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि थाना को फाइनली उसकी फिक्र है। आगे इस वजह से थाना की तबीयत खराब हो जाती है तो रावी पूरी रात जगकर थाना का ख्याल रखती है और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब थाना को होश आता है और रावी को वो अपने पास इस तरह सोया हुआ देखता है तो वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी रावी की नींद खुल जाती है और वो उसे किस नहीं कर पाता। तो रावी थाना को इतने आराम से सोता हुआ देखकर उसे देखती रह जाती है। तभी थाना के फोन पर प्रिंग का मैसेज आता है तो रावी प्रिंग को चिढ़ाने के लिए उसे अपनी और थाना की सोई हुई फोटो भेज देती है। तो प्रिंग ये देखकर तो पूरी तरह बौखला जाती है। आगे रावी ये कारनामा करके जाने लगती है तो थाना उसे जाने नहीं देता और कहता है अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझसे चिपक चिपक कर सोई थी, अब तुम दूर भाग रही हो। तो रावी कहती है तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तो थाना कहता है रावी कुछ देर मेरे पास रुको, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रावी थाना के कहने पर उसके पास रुक जाती है और थाना उसे पकड़कर सो जाता है। रावी और थाना की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और थाना भी अपनी नफरत को भूलकर रावी की तरफ प्यार से बढ़ने लगता है। तो रावी के दिल में भी थाना के लिए प्यार उभरने लगता है। लेकिन तभी इन दोनों के प्यार में ग्रहण लगाने के लिए ये मान रावी से मिलने के लिए उसके घर पर टपक पड़ता है और थाना के सामने ही रावी से चिपक चिपक कर बात करता है। तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रावी पर इस बात पर भड़कता भी है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। आगे प्रिंग भी रावी और थाना के बीच में दूरियां लाने के लिए थाना के घर टपक पड़ती है। तो रावी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और थाना भी रावी को जेलस फील करवाने के लिए प्रिंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है। तो प्रिंग कहती है मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है मैं तो दौड़ी दौड़ी तुमसे मिलने आ गई। और प्रिंग यहाँ पर फिर से थाना के दिमाग में रावी के खिलाफ जहर भरने लगती है। आगे थाना भी प्रिंग की बातों में आकर सबके सामने प्रिंग के साथ लंच करता है। तो दालिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने भाई को वार्न भी करती है। तो उसका भाई कहता है प्रिंग मेरा हालचाल पूछने आई थी, अगर मैंने उसे डिनर के लिए पूछ लिया तो क्या हुआ। आगे प्रिंग तवान के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है पर तवान प्रिंग को भाव ही नहीं देती, उल्टा उससे रूडली बात करती है। तो प्रिंग इसका निशाना भी रावी पर ही साधती है और कहती है कैसी माँ हो तुमने बच्चे को अच्छी परवरिश भी नहीं दी। तो रावी कहती है मैंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है और उसे मैंने ये भी सिखाया है अगर कोई आपसे पंगा ले तो आप उनको उन्हीं की भाषा
भाषा में जवाब दो। तो प्रिंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेशर्म की तरह वहाँ से नहीं जाती और थाना के साथ मजे से डिनर करती है। तो दालिन को बहुत ही गुस्सा आता है और दालिन अपने बातों के जाल से प्रिंग को इतना सुनाती है कि बेचारी प्रिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ढीठ की तरह थाना के साथ डिनर करती है और वहाँ से नहीं निकलती। तो रावी को ही गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो तवान और दालिन भी खाना नहीं खाते और वहाँ से चले जाते हैं, उन दोनों को अकेला छोड़कर। इधर ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए रिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और रिसा भी इतनी भोली होती है कि वो ये मान की सैड लव स्टोरी सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि इस दुनिया में ये मान जैसा बेचारा और अच्छा पति तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पैच देविका से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे एक चांस मांगता है। तो देविका कहती है इस दुनिया में प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता है आज जो मेरी ये हालत है वो सिर्फ प्यार की वजह से है। तुम्हें पता है मैंने प्यार की वजह से क्या कुछ नहीं खोया है। मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वो किसी और लड़की से प्यार करता था और उसने उस लड़की की वजह से अपनी जान दे दी और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उस इंसान की वजह से आज तक मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं अपनी बेटी को अपना नहीं सकती क्योंकि मुझे समाज का डर लगता है। तो पेच जैसे ये सुनता है कि देविका की एक बेटी भी है, वो तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो देविका कहती है अब तुम मेरी पूरी सच्चाई जानते हो ना, क्या तुम ये सब जानते हुए भी मुझे अपना पाओगे? नहीं ना, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ ये सब प्यार की वजह से है और मैं दोबारा इन सब में नहीं फंस सकती। और देविका ये कहकर रोने लगती है। तो पेच कहता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता देविका, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक बार अपने अतीत को छोड़कर अपने प्रेजेंट में मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर तो देखो, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और पेच इतने प्यार से देविका को समझाता है कि देविका को भी पेच की बातों पर यकीन हो जाता है और वो पेच का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ थाना के पापा को अपने बेटे और बहू की बढ़ती नजदीकियों को देखकर बहुत ही टेंशन होने लगती है। तो वो अपने बेटे को समझाते और कहते हैं तुम मेरी बहू के साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि उसकी और उसके कजन की एक दूसरे से नहीं बनती, फिर तुमने उसे मिलने के लिए घर पर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मेरी बहू को कितना बुरा लगा होगा। थाना अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। हमारे पास जो कीमती चीज होती है हम उसकी वैल्यू तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, और जब वो हमारे पास से चली जाती है तब हमें उस चीज की वैल्यू पता चलती है। वही तुम्हारे साथ है थाना। तुम्हारे पास इतनी प्यारी और सुंदर वाइफ है जो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और थाना के पापा थाना को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो थाना को भी अपने पापा की बात सही लगती है और वो रावी से मिलने के लिए घर जाता है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि रावी 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही है। तो थाना को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि रावी ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो बिना बताए वो कहीं कैसे जा सकती है। तो थाना गुस्से से रावी के ऑफिस जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग इस मौके का फायदा उठाती है और वो थाना के दिमाग में ये भरती है कि रावी 2-3 दिन के लिए ये मान के साथ जा रही है ताकि वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा सके, और वो हमेशा ही ऐसा करती है। तो थाना जैसे ही प्रिंग के मुँह से रावी के बारे में ऐसी बातें सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता और वो गुस्से से रावी के पास जाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाने जाओ? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी। तो रावी थाना को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर थाना उसकी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है और कहता है तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो रावी कहती है ठीक है। आगे रावी थाना को अपनी माँ के घर लेकर जाती है। तो रावी की मॉम थाना को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो रावी को कहती है रावी तुम दामाद जी के साथ आ रही थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं दामाद के स्वागत में कुछ तैयारियां कर लेती। तो बेचारी रावी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो थाना कहता है मॉम मैंने ही रावी को मना किया था कि आपको इस बारे में ना बताए क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो रावी की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है। तो रावी कहती है मॉम आप ज्यादा खुश मत होइए, ये मुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे, उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थाना कहता है मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा, जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो 2-3 दिन रुककर मैं यहाँ पर एंजॉय करूंगा फिर ही जाऊंगा।
तो रावी की मॉम कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर लूंगी। वैसे भी रावी को जब भी टाइम मिलता है वो 2-3 दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाती है। इसी तरह मेरा मन बहल जाता है। आज तो मेरा दामाद भी आया है तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। फाइनली थाना को अकल आ जाती है कि उसने रावी पर गलत इल्जाम लगाया। रावी तो अपनी मॉम से मिलने के लिए आ रही थी, ना कि वो ये मान के साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए जा रही थी। आगे उनकी नौकरानी उन दोनों को रूम में लेकर जाती है तो थाना अपने किए की माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो रावी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर आ रही हो। तो रावी कहती है मैंने तुम्हें तभी बताने की बहुत कोशिश की, क्या तुमने मेरी बात सुनी, और अब माफी मांगकर क्या फायदा। तो थाना कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो रावी, ये मेरी ही गलती है, मैं किसी और की बातों में आकर तुम पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम इसी तरह मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो मॉम को शक हो जाएगा कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। क्या तुम ये चाहती हो कि मॉम को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाए और वो ये जानकर उदास हो जाए? कम से कम उनके लिए मेरे साथ हंसी खुशी रहने का नाटक तो कर लो। तो रावी अपनी मॉम की वजह से थाना के साथ हंसी खुशी रहने का नाटक कर लेती है। आगे रावी अपनी मॉम के साथ डिनर रेडी कर रही होती है तो रावी की मॉम रावी से पूछती है तुम्हारे पति को क्या पसंद है, मैं उसी की पसंद का खाना बनाऊंगी। तो रावी को थाना के पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वो झूठ मूठ में ही कोई और खाना बता देती है। आगे वो लोग डिनर करने के लिए आते हैं तो थाना सारे खाने को मजे से खा रहा होता है, बस एक खाने को छोड़कर, जिस खाने को रावी ने थाना का फेवरेट खाना बताया होता है। तो रावी की मॉम थाना को कहती है बेटा तुम अपना फेवरेट खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और रावी भी इस बात को कवर करने के लिए थाना को जबरदस्ती वो खाना खिला देती है। तो थाना रावी को बताने की कोशिश करता है कि उसे उस खाने से एलर्जी है, पर रावी उसकी बात ही नहीं सुनती और उसे वो खाना खिला देती है। तो थाना भी रावी की वजह से उस खाने को खा लेता है। तो रावी की मॉम उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे थाना बाहर में कुछ बातें सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर रावी की मॉम आती है और वो थाना को कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे और रावी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल, आखिरकार क्या बात है। तो थाना बातों ही बातों में प्रिंग के बारे में रावी की मॉम से पूछता है। तो रावी की मॉम प्रिंग एक नंबर की चालाक लड़की है, उसने येमान को रावी से छीन लिया था। प्रिंग और येमान कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि रावी और येमान 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्रिंग इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो थाना जैसे ही रावी की मॉम के मुंह से ये सुनता है कि प्रिंग एक नंबर की झूठी है और उसने प्रिंग के कहने पर ही रावी पर शक किया, तो उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे थाना को उस खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो रावी जब उसकी एलर्जी को देखती है तो वो कहती है जब तुम्हें उस खाने से एलर्जी थी क्यों खाया। तो थाना कहता है तुमने मॉम को बताया था कि वो खाना मेरा फेवरेट है, अगर मैंने वो खाना नहीं खाया होता तो मॉम को शक हो जाता कि हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मुझे खाना पड़ा। तो रावी को बहुत ही बुरा लगता है और रावी थाना की दवाई लगाती है और वो रावी के पास जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और थाना अपने बदले को भी भूल कर रावी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करने के सपने देखने लगता है। अगली सुबह थाना रावी के दिल के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे कहता है मुझे बोटिंग करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो रावी कहती है तुम्हें बोटिंग करनी आती भी है या नहीं। तो थाना कहता है हाँ मुझे आती है। आगे वो दोनों बोटिंग कर रहे होते हैं तो थाना कहता है हमें एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जान लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो रावी कहती है तुम सही कह रहे हो। आगे वो दोनों एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जानने लगे। तो थाना रावी से पूछती है क्या तुमने ये शादी किसी बिजनेस डील की वजह से की थी या फिर तुम मुझसे प्यार करते थे। तो थाना कहता है मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने ये शादी की थी। तो रावी जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है। तो थाना रावी से पूछता है क्या तुमने मुझसे शादी प्रिंग से बदला लेने के लिए की थी। तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रिंग को चिढ़ाने के लिए जरूर ये बात कही थी, लेकिन मैंने ये शादी प्रिंग को नीचा दिखाने के लिए नहीं की थी, बल्कि मैंने अपनी दिल की बात सुनी थी। मेरे दिल ने इस शादी के लिए मुझे परमिशन दी थी, इसलिए मैंने ये शादी की। तो थाना जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है और वो रावी को कहता है मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तो रावी कहती है यहाँ पर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो थाना कहता है हाँ। तो रावी कहती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर किस कर सकते हो तो आकर कर लो। तो थाना रावी को किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बोट पलट जाती है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो थाना कहीं गायब हो जाता है। तो रावी बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार थाना कहाँ चला गया, कहीं वो डूब तो नहीं गया, क्योंकि थाना ने उसे बताया था कि उसे स्विमिंग करनी नहीं आती। तो रावी बहुत परेशान हो जाती है कि तभी उधर से थाना आता है और रावी को कस के पकड़ लेता है। तो रावी
कहती है तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तो थाना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो रावी को किस कर लेता है और यहाँ पर इन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए एक और प्लान बनाता है और थाना की कंपनी को लेकर अफवाहें उड़ाने लगता है। जब दालिन को इस बारे में पता चलता है तो वो इस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करती है, पर वो लेडी उसकी बात ही नहीं सुनती। तो इसमें मान दालिन की हेल्प करता है और उस लेडी से बात करता है और कहता है मुझे पता है मेरे भाई ने तुम्हें ये सब करने को कहा है, अगर तुमने अंदर जाकर उन लोगों से माफी नहीं मांगी और इस अफवाहों को नहीं हटाया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा तुम्हारी कंप्लेन करने के लिए, सोच लेना उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो वो लेडी मान के कहने पर दालिन के पास जाती है और उसके पास इस मामले को सुलझाती है। तो दालिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ ये मान को अपने छोटे भाई की करतूत के बारे में पता चलता है तो उसे अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से ये मान और उसके पापा मान को खूब डांटते हैं, पर मान पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि मान की नजरों में सच्चाई और ईमानदारी से ही काम करने का फायदा होता है और उसी से हमें तरक्की मिलती है। दूसरी तरफ ये मान जबरदस्ती अपने भाई को अपने साथ बिजनेस डील में अपने साथ साइट पर लेकर जाता है। तो मान का जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर अपने भाई की वजह से उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दालिन अपने भाई की जगह पर उन लोगों से मीटिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का ये मान का छोटा भाई है और उसका बिजनेस राइवल भी। तो दालिन ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मान उससे समझाने की कोशिश करता है पर दालिन उसकी एक बात भी नहीं सुनती। इधर ये मान को जब दालिन और मान के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो मान को कहता है तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और दालिन के जरिए से थाना के बिजनेस के बारे में पता लगाना चाहिए ताकि इससे हमारे बिजनेस को फायदा हो सके। तो मान कहता है भाई मैं आपकी तरह नहीं गिर सकता, मैं बिजनेस के लिए किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकता, मेरे नजरों में दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ने की नियत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसी बात को लेकर दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है और उसके पापा भी मान पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो येमान के पापा येमान को कहते हैं मेरा छोटा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, ये तो किसी काम के ही नहीं रहा। तो येमान कहता है पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है जो हमें कभी भी निराश होने नहीं देगा और मैं उसका इस्तेमाल करके थाना की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। आगे उन दोनों के दिलों से सारी नफरतें और सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती है और वो दोनों इस रिश्ते को एक मौका देते हैं और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे वो लोग वापस आ जाते हैं तो थाना रावी के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करके बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसकी बहन का उसे कॉल आता है। तो थाना अपनी बहन को बताता है कि वो एक बदले के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, वो रावी से बहुत प्यार करता है और उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है और मैं रावी के बहुत करीब भी आ चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अपने बदले को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो जिस तरह मैं बढ़ रहा हूँ। तो देविका जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और कहती है भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उस औरत की बात में नहीं आ सकते, आप उस औरत के करीब नहीं जा सकते, क्या आप भूल गए कि उस औरत ने आपकी बहन के साथ क्या किया था। तो थाना कहता है मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मैं जितने दिन भी रावी के साथ रहा मुझे नहीं लगता कि रावी ने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा। तो देविका कहती है भाई आपको अपनी बहन से ज्यादा उस लड़की की बातों पर भरोसा हो रहा है, आपको उस लड़की के साथ मजे करने हैं तो करो, लेकिन आप उस लड़की के साथ अपना बच्चा नहीं करोगे, आप मेरे सारे प्लान पर पानी नहीं फेर सकते। अगर आपने उस लड़की से बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे कि आपकी वजह से मुझे कुछ हो गया। अगर आपने उस लड़की से मेरा बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। और देविका थाना को ब्लैकमेल करने लगती है और इस तरह करने लगती है कि बेचारा थाना भी देविका के सामने झुक जाता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और थाना ये कहकर कॉल कट कर देता है। इधर देविका को यकीन हो जाता है कि उसका भाई अब उसकी हेल्प नहीं करने वाला, अब उसे ही वहां जाकर रावी से बदला लेना होगा। इसलिए देविका अपनी पूरी पैकिंग करने लगती है कि तभी वहां पर पैच आ जाता है और देविका से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो देविका उसे कुछ भी नहीं बताती और खूब रोने लगती है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आगे पैच को भी पता चल जाता है कि देविका जिस लड़की से बदला लेना चाहती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन रावी है। तो वो ये जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो देविका को समझाने की भी कोशिश करता है कि जैसा वो रावी के बारे में सोच रही है रावी वैसी लड़की नहीं है।
तो देविका उसी पर भड़कने लगती है और कहती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? जब तुम उसे जानते नहीं तो तुम कैसे बता सकते हो कि वो लड़की सही है या गलत? तो पैच देविका की ऐसी हालत देखकर उसे रावी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर बेचारा पैच बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसकी बहन की लाइफ बर्बाद करने के पीछे पड़ी होती है। और बेचारे पैच को समझ में नहीं आता कि वो ये बात किस मुंह से देविका को बताए और वो देविका के दिल से रावी के लिए इस गलतफहमी को कैसे बाहर निकाले। इधर रावी तवान को पढ़ा रही होती है तो तवान अपनी मॉम को कहती है कि मुझे भी एक छोटा भाई और छोटी बहन चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। तो रावी ये बात सुनकर शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और अपनी बेटी की इस जिद को सुनकर बेचारा पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी रावी के साथ अपना बच्चा चाहता है, लेकिन वो अपनी बहन की वजह रावी के साथ अपना परिवार शुरू नहीं कर सकता। आगे रावी भी थाना से बच्चे की बात करती है तो थाना इस बात पर थोड़ा पैनिक कर जाता है और कहता है अभी हमें बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो रावी कहती है क्या तुम मेरे साथ अपना बच्चा नहीं चाहते? तो थाना इस बात को टालने के लिए कहता है मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, वैसे भी हमारे पास तवान है ना, हम उसी के साथ खुश रह लेंगे और बात की बात हम बाद में सोचेंगे। और थाना इस बात को टाल देता है। तो रावी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार थाना उसके साथ अपना बच्चा क्यों नहीं चाहता। और रावी को ये भी लगता है कि थाना अभी भी तवान की मॉम से प्यार करता है जिस वजह से वो उसके साथ अपनी फैमिली की नई शुरुआत नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ मान दालिन को समझाने की कोशिश करता है और उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर दालिन उसका कॉल नहीं उठाती, उल्टा उसे ब्लॉक मार देती है। तो बेचारा मान पूरी तरह परेशान हो जाता है कि वो दालिन को समझाए तो समझाए कैसे कि उसने कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया। उसने दूसरी तरफ मान फिर से एक प्रोजेक्ट को लेकर थाना से हार जाता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है, पर बेचारा हार नहीं मानता और वो दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर थाना को हराने की कोशिश करता है। और इन सब में वो रिसा का इस्तेमाल करता है उसके करीब जाकर और उसे ऐसा एहसास दिलाता है कि वो भी उससे प्यार करता है। और रिसा इतनी बड़ी बेवकूफ होती है कि वो ये मान के जाल में फंस भी जाती है। आगे प्रिंग को पता चलता है कि ये मान रावी को छोड़कर किसी और लड़की पर लाइन मार रहा है और उसके करीब जा रहा है। तो प्रिंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिसा को खूब मारती है, वो भी ये मान के सामने। तो ये मान प्रिंग को रोकने की कोशिश करता है पर प्रिंग नहीं रुकती और रिसा को खूब मारती है। तो बेचारी रिसा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ये मान प्रिंग को खींचकर घर लेकर जाता है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी लाइफ से दूर रहो, जिस तरह मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता तो तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। तो प्रिंग कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैंने तुम्हें छूट इसलिए दी थी ताकि तुम रावी को पटा सको और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाए और मैं थाना को अपना बना सकूं, लेकिन यहाँ पर तुम तो किसी और ही लड़की पर लाइन मार रहे हो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो जो मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि अब भी मैं तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ। तो येमान कहता है तुम जबरदस्ती की वाइफ हो और तुम्हारे अंदर कोई भी वाइफ वाले गुण नहीं है, आखिरकार तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है। तो येमान प्रिंग को अपने घर से बाहर निकाल देता है जाती है। तो प्रिंग इस मौके का फायदा उठाकर सीधा थाना के घर टपक पड़ती है एक मासूम बेचारी औरत बनकर जिस पर उसके पति ने खूब अत्याचार किया होता है। जब रावी और थाना उसे ऐसी हालत में देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो प्रिंग भी उन लोगों के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि जैसे उसके पति ने उसे खूब मारा है और वो अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मायके में इस बारे में कुछ भी पता चले और उसकी बदनामी हो। इसलिए प्रिंग उन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि आज रात मुझे यहीं पर रहने दे दो। तो रावी प्रिंग पर तरस खाकर उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। आगे थाना रावी से पूछता है तुम तो प्रिंग से नफरत करती हो ना, फिर तुमने उसे यहाँ पर रहने की परमिशन कैसे दे दी? तो रावी कहती है चाहे मैं उसे कितनी भी नफरत करूं लेकिन मैं एक औरत हूँ और मैं इस तरह उसे बाहर नहीं छोड़ सकती, वैसे भी वो मेरी रिश्तेदार है और उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने प्रिंग की हेल्प की। तो थाना ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर प्रिंग रावी की इस बेवकूफी पर बहुत ही हंस रही होती है और कहती है रावी तुमने मुझे इस घर में रहने की परमिशन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने मुझे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए कहा है ना, अब मैं पूरी जिंदगी यहीं पर रहूंगी और तुम्हारा पत्ता साफ करके तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। और प्रिंग अपने इस काम में लग जाती है। इधर ये मान रिसा के पास जाता है और अपनी वाइफ की तरफ से उससे माफी मांगता है और कहता है रिसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो? तो रिसा कहती है ये गलत है, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ अफेयर किया तो लोग मुझे गंदी गंदी बातें कहेंगे और क्या क्या नहीं कहकर बुलाएंगे। तो येमान कहता है मैं
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी इस तरह के सिचुएशन को फेस करने नहीं दूंगा। मैं अभी बिजनेस की वजह से कुछ टेंशन में हूँ। जैसे ही मेरे बिजनेस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही मैं प्रिंग को डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। तो रेसा ये मान के इस बहकावे में आ जाती है और वो दोनों एक साथ एक रात बिता लेते हैं। आगे प्रिंग थाना को पाने के लिए एक और प्लान बनाती है और थाना का अटेंशन पाने के लिए वो बर्फ वाली पानी में नहाती है और प्रिंग अपने इस प्लान पर पूरी तरह काम करती है और प्रिंग अपनी तबीयत खराब करके थाना को कॉल करती है और उसे मेडिसिन के बहाने अपने रूम में बुलाती है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर थाना के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे किस भी कर लेती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और थाना को ये सब करते हुए देख लेती है। तो रावी का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो थाना रावी को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा उसने देखा उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो रावी कहती है तुम कोई महान नहीं हो, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। मैंने एक सोचा था कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्योंकि तुम उन मर्दों के जैसे नहीं हो, लेकिन तुम भी उन मर्दों की तरह निकले जो औरत की साजिशों में फंस जाते हैं। तो थाना रावी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस टाइप का मर्द नहीं है, वो सिर्फ उससे प्यार करता है। उसने प्रिंग के बारे में कभी भी ऐसा वैसा नहीं सोचा, लेकिन रावी उसकी किसी बात का भरोसा नहीं करती और यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह दालिन को जब अपने भैया भाभी के लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई को बताती है कि प्रिंग वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचता है। प्रिंग ने जानबूझकर कल रात बीमारी का नाटक किया और उसने जानबूझकर उसे अपने कमरे में बुलाया ताकि वो उसके साथ रात गुजार सके। तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी उधर से प्रिंग आती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। तो दालिन भी प्रिंग को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और कहती है तुम यहाँ पर एक रात के लिए रहने के लिए आई थी ना, तो तुम्हारी रात कंप्लीट हो गई और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की की वजह से मेरे भैया और भाभी के बीच में लड़ाई हो। और दालिन प्रिंग को उसकी असली जगह दिखाकर उसे वहाँ से भगा देती है। इधर रावी जैन को कल रात की पूरी बात बताती है तो जैन कहती है मुझे लगता है कि थाना की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता ही है ना प्रिंग कैसी लड़की है, उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हारे और थाना के बीच लड़ाई हो जाए। तुम थाना के साथ इतने दिन रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि थाना किस टाइप का लड़का है। तो रावी को भी प्रिंग की सारी चाल समझ में आ जाती है और वो थाना से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। अगली सुबह ये मान रिसा के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही टेंशन में है और अगर ये प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला तो उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। तो रिसा ये मान को इस तरह टेंशन में देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। आगे ऑफिस में थाना इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी रिसा पर छोड़ देता है और कहता है हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रिसा उस प्रोजेक्ट को लेकर दुगमुग में रहती है कि वो अपनी कंपनी से धोखा करके येमान की हेल्प करे या ना करे, लेकिन लास्ट में वो दिल के हाथों मजबूर होकर येमान की हेल्प कर देती है और उस डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ रावी अपने पति से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है पर थाना ऑफिस में नहीं होता क्योंकि वो साइट पर गया होता है। तो रावी कहती है मैं थाना के ऑफिस में जाकर थाना का इंतजार करती हूँ, तुम अपना काम करो। और रावी थाना के ऑफिस में जाकर थाना का इंतजार करती है, लेकिन जब वहाँ जाकर वो अपनी और थाना की फोटो एक साथ देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि थाना ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। आगे रावी घर आती है तो वो देखती है कि प्रिंग अभी तक वहाँ से नहीं गई है। तो रावी प्रिंग के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ से क्यों नहीं गई हो। तो प्रिंग यहाँ पर अपनी बीमारी का नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है। तो रावी कहती है तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत खराब है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से दफा हो जाओ। अगर तुम प्यार से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। और रावी प्रिंग को अपने घर से दफा कर देती है। आगे थाना रावी के पास आता है और उससे कल रात की माफी मांगता है। तो रावी कहती है मैंने भी कल रात को ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। तो थाना कहता है इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तो रावी कहती है मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करोगे और कभी भी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो थाना उसे प्रॉमिस कर देता है और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक हसीन रात बिताते हैं। अगली सुबह ऑफिस में थाना और येमान जिस प्रोजेक्ट को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट येमान को मिल जाती है। तो थाना ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पूरी मेहनत की होती है और उसे पता होता है कि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलने वाली है। तो फिर ये प्रोजेक्ट येमान के पास कैसे चली गई। इधर येमान इस प्रोजेक्ट की जीत की खुशी में बहुत ही शो ऑफ करता है। तो थाना को यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है तो वो इस बारे में पता लगाता है। तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे जिस वजह से ये प्रोजेक्ट येमान को मिली है। तो थाना सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो उसे पता चलता है जिस
दिन इस डॉक्यूमेंट्स की चोरी हुई थी उस दिन रावी उसके ऑफिस आई थी और शायद रावी ने ही इस प्रोजेक्ट को ये मान को सौंपा है और थाना को रावी पर शक होने लगता है। तो रीसा भी अपनी करतूत को छुपाने के लिए सारा इल्जाम रावी पर लगा देती है। तो थाना को फिर भी यकीन नहीं होता कि रावी ऐसा कुछ कर सकती है। तो वो माइक को ऑर्डर देता है कि वो रावी की जासूसी करे कि वो किससे मिलती है, क्या करती है, वो सब कुछ पता लगाकर उसे बताए। दूसरी तरफ प्रिंग को समझ में नहीं आता कि वो थाना को दोबारा हासिल कैसे करे और वो बार में जाकर खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात माइक से हो जाती है। तो प्रिंग माइक को एक जरिया बनाती है थाना को पाने के लिए और प्रिंग माइक के साथ प्यार करने का नाटक करती है और उसके साथ एक हसीन रात बिताती है और माइक भी प्रिंग की जाल में फंस जाता है। इधर मान दालिन को कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर उसका कोई भी पैतरा काम नहीं करता। तो वो रावी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और मान रावी को अपने और दालिन के रिश्ते के बारे में बता देता है। तो रावी कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और रावी दालिन को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसे एक्सीडेंटली ही दालिन से मिलवाने की कोशिश करती है। तो दालिन जैसे ही मान को देखती है तो उसका गुस्सा उस पर फूट जाता है और कहती है तुमने बहुत फायदा उठा लिया मेरा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना फायदा उठाने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना। और दालिन मान को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है और बेचारा मान अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाता। आगे प्रिंग ये मान को कॉल करती है और कहती है अगर तुम्हें रावी चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हें तुम्हारी रावी मिल जाएगी और मुझे मेरा थाना। तो ये मान प्रिंग के साथ हाथ मिला लेता है। ये मान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रावी से मिलने के लिए जाता है, वो भी प्रिंग के कहने पर, क्योंकि प्रिंग को पता होता है थाना ने रावी के पीछे जासूस लगाया है जो वो उसकी हर पल पल की खबर दे रहा है। इसलिए वो ये पूरी प्लानिंग करती है ताकि वो दोनों एक साथ मिले और उन दोनों की फोटोग्राफ्स थाना के पास जाए और थाना को पूरा यकीन हो जाए कि रावी उसे धोखा दे रही है। और होता भी यही है। थाना को लगता है कि रावी और ये मान का भी चक्कर चल रहा है और रावी उसे धोखा दे रही है। आगे थाना रावी को इन सब का जिम्मेदार मानने लगता है और उसे खूब बातें सुनाता है। तो रावी उसे यकीन दिलवाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, पर थाना उसकी बात का जरा सा भी भरोसा नहीं करता। तो रावी का ये सब देखकर तो दिल ही टूट जाता है और रावी कहती है जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं तुम्हें चाहे कुछ भी कह दूं तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे और मैं भी तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, तुम्हें जो समझना है वो समझो। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो रही होती है कि तभी उधर से तवान आ जाती है और अपने मॉम डैड को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर बेचारी पूरी तरह रोने लगती है। आगे की तभी वहाँ पर देविका आ जाती है और उन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर तो उसके कलेजे को बहुत ही ठंडक मिलती है। दालिन तवान को चुप कराती है और उसे समझा बुझाकर बाहर खेलने के लिए भेज देती है और उसके बाद दालिन थाना को कहती है तुम रावी पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो रावी ने ये काम किया है? मुझे नहीं लगता कि रावी ने ये काम किया है, प्लीज रावी को गलत मत समझो। तो थाना दालिन की भी बात नहीं सुनता। इधर देविका भी एक मौका नहीं छोड़ती, वो भी थाना को रावी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और उसे अपना प्रॉमिस याद दिलवाने की कोशिश करती है। तो थाना भी देविका के इस पागलपन से पूरी तरह परेशान हो जाता है और तुम दोनों मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और थाना उल्टा उन दोनों पर ही गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो देविका दालिन से ये मान के बारे में पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या माजरा है। तो दालिन उसे पूरी स्टोरी बता देती है। तो देविका को लगता है कि वो इकलौती नहीं है जिसकी रावी ने लाइफ खराब की है, रावी ने और लोगों की भी लाइफ खराब की है। तो देविका के दिमाग में एक और आइडिया आता है रावी को परेशान करने का। इधर रावी अपनी फूटी किस्मत पर बहुत ही रो रही होती है क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की होती है कि थाना उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाएगा और वो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि थाना ने उससे प्रॉमिस किया था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही वो कभी भी उस पर शक करेगा। लेकिन थाना ने अपने सारे वादे को तोड़ दिया और रावी यही सब सोच कर रो रही होती है कि तभी उधर से देविका आती है और वो रावी को इस तरह रोते हुए देखकर तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है। पर देविका यहाँ भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आती और वो बातों ही बातों में रावी को इस तरह टॉन्ट मारती है कि रावी को भी पता नहीं चलता कि देविका उसे सहारा देने आई है या बल्कि उसे चोट पहुंचाने के लिए आई है। तो देविका कहती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देविका उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ही खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पाकजा को जब पता चलता है कि उसकी बेटी किसी मामूली एम्प्लॉय को डेट कर रही है और उसके साथ सो रही है तो पाकजा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रिंग को डांटती है और कहती है मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था ताकि तुम किसी भी गरीब इंसान के साथ जाकर सो जाओ, उसके साथ अपनी गृहस्थी बसा लो। मैंने तुम्हें अमीर बंदे फंसाने को कहे थे,
ना कि कोई मामूली एम्प्लॉय। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है प्रिंग? तो प्रिंग कहती है मम आप खामखाई परेशान हो रही हैं। मैं माइक को इसलिए फंसा रही हूँ ताकि मैं थाना के करीब जा सकूं। ये सब करने का भी मेरा एक प्लान है, बस आप देखते जाइए कैसे मैं रावी से उसका पति छीनती हूँ। तो पाक जाइए सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है जुआ खेलने के लिए। और वो जब जुआ खेलकर बाहर आती है तो उसकी मुलाकात उसके एक्स हस्बैंड से हो जाती है जो फिलहाल ही जेल से बाहर निकला होता है। तो पाकजा जैसे ही अपने एक्स हस्बैंड को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर उसका एक्स हस्बैंड उसे जाने ही नहीं देता और कहता है तुमने 20 साल पहले मेरे साथ बहुत ही गलत किया था जिस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? तो पाकजा कहती मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज मुझे जाने दो। तो उसका एक्स हस्बैंड कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं, अगर तुमने मेरी कही हुई बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे करेंट हस्बैंड को जाकर तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा कि तुमने कैसे उस घर में शादी की थी और तुमने मुझे कैसे धोखा दिया था। अगर तुमने मुझे झूठे केस में नहीं फंसाया होता तो तुम्हारी शादी कभी भी इतने बड़े घर में नहीं होती। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने अपने लटको झटकों से उस अमीर आदमी को फंसाया था और अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गई थी? तो पाक जा ये सब सुनकर डर जाती है और कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो कहता है मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तो पाकजा कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं भले ही बड़े घर में रहती हूँ लेकिन मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे ला कर दूँ। तो वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे इतने सारे पैसे देने ही होंगे। तो पाकजा कहती है ठीक है मैं इंतजाम करती हूँ और पाकजा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रिसा खुशी खुशी येमान से मिलने के लिए जाती है पर येमान उसे भाव ही नहीं देता क्योंकि उसका काम रिसा से अब निकल गया होता है और अब उसे रिसा की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकता है। तो रिसा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और बेचारी रोने भी लगती है। तो येमान को रिसा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऑफिस में कोई भी बखेरा हो। तो येमान रिसा को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाता है कि रिसा भी उसकी बातों में आ जाती है और ये मान रिसा को कहता है अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। और ये मान रिसा को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ देविका प्रिंग से हाथ मिलाने के लिए जाती है और कहती है हम दोनों का दुश्मन एक है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें और रावी को उसके किए की सजा दे और उसकी लाइफ बर्बाद कर दे। प्रिंग कहती है रावी तो तुम्हारी भाभी है ना, और रावी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा करना चाहती हो? और वैसे भी तुम्हारा भाई रावी से बहुत प्यार करता है और तुम ये सब जानते हुए भी उन दोनों को अलग करना चाहती हो। तो देविका कहती है मैं रावी को पसंद नहीं करती और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई और वो अलग हो जाए, पर वो मेरे भाई के लायक नहीं है, इसलिए मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी है जिस वजह से मैं रावी से बदला लेना चाहती हूँ और वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो प्रिंग कहती है मुझे भी तुम्हारे इस बदले के रीजन को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस हम दोनों का एक मकसद है रावी से बदला लेना। और यहाँ पर दोनों डायन एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं रावी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। आगे देविका अपने भाई से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट जाती है और उसे रावी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है भाई आपको अपना वादा याद है ना? तो थाना कहता है देविका अभी मैं इन सब के मूड में नहीं हूँ, प्लीज अभी ये सब बात नहीं करते। तो देविका कहती है भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना उस लड़की ने आपकी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी है और आप अब भी उस लड़की के साथ रहना चाहते हो। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए रावी से शादी की, उससे दूरी बनाकर रखी, उसकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी तुम खुश नहीं हो। आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो देविका कहती है मैं चाहती हूँ कि आप रावी को डाइवोर्स दे दो और उसे छोड़ दो, तब मैं खुश हो जाऊंगी और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। तो थाना कहता है देविका बस करो, अभी मेरा इन सब का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो देविका कहती है भाई मैं अभी के लिए तो जा रही हूँ लेकिन मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। और देविका ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा थाना पूरी तरह पगला जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी बहन होती है जो अपनी खुशी के लिए अपने ही भाई की खुशी को बर्बाद करने के पीछे लगी होती है, और दूसरी तरफ थाना जो रावी से बहुत प्यार करता है लेकिन हमेशा गलतफहमी की वजह से वो रावी को गलत समझ लेता है और उसके साथ वो सब कर देता है जो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। इधर दालिन को रिसा और येमान के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और दालिन को ये भी पता चल जाता है कि कंपनी से जिसने वो डॉक्यूमेंट्स चुराई थी वो कोई और नहीं बल्कि रिसा थी और उसने ही येमान को वो डॉक्यूमेंट्स दी थी। तो दालिन जैसे ये सब जानती है वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो रिसा से पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो रिसा कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो
गई। मैं ये मान से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने प्यार की वजह से ये सब कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो दालिन जैसे ये सब सुनती है कि ये मान ने अपने फायदे के लिए रिसा का इस्तेमाल किया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। आगे दालिन रावी के पास जाती है और उसे ये मान की करतूतों के बारे में बताती है। तो रावी जैसे ये सुनती है कि ये मान ने अपने मतलब के लिए रिसा का इस्तेमाल किया तो वो ये जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो रावी कहती है क्या तुमने इस बारे में थाना को बताया? तो दालिन कहती है मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि भाई अभी काम में बिजी हैं, जिस वजह से मैं उन्हें नहीं बता पाई। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं भाई को पूरी सच्चाई बता दूंगी। इधर थाना रावी की बेवफाई के गम में खूब ड्रिंक करता है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आती है। तो थाना प्रिंग से दूरी बनाकर रखता है। तो प्रिंग कहती है मुझे माफ कर दो, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी मकसद से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर ड्रिंक करने आई हूँ। तुम अपनी ड्रिंक करो और मैं अपनी ड्रिंक करती हूँ। और प्रिंग उससे दूरी बनाकर रख। पर ये सब प्रिंग और देविका का ही प्लान होता है रावी और थाना के रिश्ते को तोड़ने के लिए। इधर रिसा को ये मान की सच्चाई पता चल जाती है और बेचारी का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ रावी थाना का इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से देविका आती है और रावी को समझाती है कि कपल में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती है और इस तरह की छोटी मोटी गलतफहमियां होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कपल्स एक दूसरे से दूरी बना ले। अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम उससे बात करने की कोशिश करो और उसे समझाने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की तरफ अपना पहला कदम नहीं बढ़ाया तो तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां आ सकती है। अगर भाई तुम्हारी तरफ अपना पहला कदम नहीं बढ़ा रहा तो तुम भाई की तरफ बढ़ाओ और थाना और अपने बीच की सारी दूरियों को खत्म करो। ये लो भाई के अपार्टमेंट की चाबी। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो भाई से मिलने के लिए चली जाना। और देविका ये कहकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि देविका को पता होता है रावी चाहे थाना से कितना भी गुस्सा हो जाए पर वो थाना से बहुत प्यार भी करती है और वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और रावी करती भी ऐसा ही है और वो थाना से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट जाती है। तो वहाँ जाकर रावी देखती है कि प्रिंग और थाना एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं और वो भी बहुत ही अजीब हालत में। तो रावी जैसे ही अपने पति को प्रिंग के साथ देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना जो मेरा है मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। अब तुम्हारा प्यारा पति मेरा हो चुका है। क्या ये सब जानते हुए भी तुम थाना के साथ रहना चाहोगी? तो रावी जैसे ये सब देखती है बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खूब रोती है और वो सोचती है कि भगवान ने उसके साथ दोबारा ऐसा क्यों किया। आखिरकार उसकी इन सब में क्या गलती थी? उसने थाना से बेपनाह प्यार किया था पर थाना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? दूसरी तरफ जब थाना को होश आता है और प्रिंग उस पर ये इल्जाम लगाती है कि कल रात उसने उसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, इसलिए तुमने कल रात जो मेरे साथ किया उसकी तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तो थाना ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो प्रिंग को कहता है मेरे सामने भोली बनने का नाटक करना बंद करो। मुझे भी पता है कि मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तो प्रिंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि तुमने कल मेरे साथ कुछ भी नहीं किया? तो थाना कहता है मैं एक मर्द हूँ और मुझे अपनी कैपेसिटी के बारे में पूरा पता है कि मैं नशे की हालत में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए मुझ पर तुम्हारा ये पैतरा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि तुम मुझे लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। तो बेचारी प्रिंग को अपनी मुंह की खानी पड़ती है और उसे अपने मुंह से कबूलना पड़ता है कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रिंग थाना को कहती है भले ही कल रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसके बाद जो हम दोनों के बीच हुआ है उसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो थाना कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो प्रिंग कहती है जब तुम सोए हुए थे तभी यहाँ पर रावी आई थी और उसने हम दोनों को उस हालत में देख लिया जिस हालत में उसे नहीं देखना चाहिए और उसे तो यही लग रहा होगा कि हम दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भले तुम ये बात यहाँ पर झुटला लो कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ लेकिन तुम रावी को कैसे मनाओगे? उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? भले ही मेरा पूरा प्लान काम नहीं किया लेकिन मेरा आधा प्लान तो काम हो गया। तुम्हारे और रावी का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया। चाहे तुम अब रावी को कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश कर लो, रावी तुम्हारी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। तो थाना ये बात जानकर तो पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह दालिन अपने भाई को बता देती है कि उसने रावी पर जो भी इल्जाम लगाया था वो सारे इल्जाम झूठे हैं। रावी की इन समय कोई गलती नहीं है। उसने ऑफिस से कोई भी धोखेधारी नहीं की और न ही उसका ये मान के साथ चक्कर चल रहा है। और भाई उस दिन आपने रावी को जिस लड़के के साथ देखा था वो लड़का ये मान का छोटा भाई है और मान रावी से मेरे ही सिलसिले में मिलने के लिए आया था क्योंकि कुछ दिन पहले मैं मान को डेट कर रही थी लेकिन जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि मान ये मान का भाई है
तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मान इसी सिलसिले में रावी से मिलने के लिए आया था। भाई आपने रावी को बहुत ही गलत समझा। रावी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपने रावी का बहुत ही दिल दुखाया है, इसलिए आपको रावी से माफी मांगनी होगी और अपने रिश्ते को सुधारना होगा। तो थाना को जैसे ही अपनी गलती रियलाइज होती है तो उसे बहुत ही पछतावा होता है और वो सीधा घर जाता है। तो उसे पता चलता है कि रावी अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा चुकी है। तो थाना जैसे ये सब जानता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो रावी को लेने के लिए उसके घर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर देविका आ जाती है और अपने भाई को धमकी देती है कि अगर आपने इस दहलीज को पार किया और रावी को दोबारा इस घर में लेकर आए तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो थाना कहता है देविका तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें भी पता है कि इन सब में रावी की कोई गलती नहीं है। मैंने रावी के साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए मुझे उससे माफी मांगनी होगी। तो देविका कहती है भले ही इसमें रावी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए उसने मेरे साथ क्या किया था। उसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और आप ये सब जानते हुए उसे इस घर में दोबारा वापस लाना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने रावी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो थाना ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर पेज की एंट्री होती है। एक्चुअली पेज यूएस से वापस इसलिए आया हुआ होता है ताकि वो देविका को रोक सके उसकी बहन को चोट पहुंचाने के लिए और वो थाना और रावी के रिश्ते को फिर से ठीक कर सके और उन दोनों की लाइफ में फिर से खुशियाँ ला सके। और पेज सबको बताता है कि वो रावी का छोटा भाई है। तो देविका जैसे ये जानती है कि पेज रावी का भाई है, वो ये जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे थाना पेज का अच्छे से वेलकम करता है। तो पेज थाना से पूछता है कि रावी कहाँ पर है। तो थाना उसे बताता है कि उसकी ही गलतफहमी की वजह से रावी घर छोड़कर चली गई है। तो पेज थाना को कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी रावी से बहुत प्यार करते हो और तुम उसके साथ खुश रहना चाहते हो, लेकिन कोई भी अगर मेरी बहन को तकलीफ दे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है और यही बात मैं तुमसे उम्मीद करूंगा। तो देविका का ये सब सुनकर तो पारा ही गर्म हो जाता है। तो थाना कहता है तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं कभी भी रावी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तो पेज कहता है ठीक है और पेज वहाँ से चला जाता है। आगे देविका पेज पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम्हें मेरी इमोशन का मजाक बनाकर क्या मिला, तुमने भी मुझे धोखा दिया ना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो पेज कहता है मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मुझे ये बात फिलहाल में ही पता चली कि जिस लड़की से तुम नफरत करती हो और जिसकी लाइफ तुम बर्बाद करना चाहती हो वो मेरी बहन है। और ये बात जानने के बाद मैंने तुमसे दूरी बना ली क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे संभालूं। भले ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मैं अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बहन को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे पता है मेरी इस बातों से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा और मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा होगा, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी बहन की लाइफ बर्बाद होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज पिछली बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो देविका कहती है तुम्हें लगता है इतना आसान है आगे बढ़ना, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और तुमने जानबूझकर मेरे साथ प्यार का नाटक किया ताकि तुम मुझे धोखा दे सको, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें भी कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी बहन को। तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ उसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। तो पेज कहता है अगर तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी अपनी बहन की ढाल बनकर तुम्हारा सामना करूंगा, समझी। और पेज देविका को ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी बहुत ही सैड रहती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, क्या तुमने थाना से लड़ाई की है। तो रावी पहले बताना तो नहीं चाहती पर उसकी मॉम ज्यादा उसे फोर्स करती है। तो वो बताती है कि मॉम थाना ने मेरे साथ वही किया जो यमान ने किया था, उसने प्रिंक के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो रावी की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि थाना तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, क्या तुमने इस बारे में थाना से बात करने की कोशिश की कि जो तुमने देखा वो सच है। जब तक तुम उससे इस बारे में बात नहीं करोगी तो तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चलेगा। तो रावी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी उधर से उसके पापा उसका भाई पैच आता है। तो रावी पैच को देखकर बहुत ही खुश होती है और रावी पैच से पूछती है तुम यूएस से कब वापस आए। तो पैच कहता है मैं किसी काम के सिलसिले से वापस आया हूँ और मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आगे पैच और रावी एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं आने से पहले मैं तुम्हारे ससुराल गया था तुमसे मिलने के लिए, वहीं से मुझे पता चला कि तुम मायके आ चुकी हो और मुझे वहाँ जाकर पूरी बात पता चली कि तुम्हारे और थाना के बीच क्या चल रहा है। तो रावी कहती है मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती। तो पैच कहता है क्या तुम थाना से सच में बहुत प्यार करती हो। तो रावी कहती है हम जिनसे प्यार करते हैं वही हमें चोट पहुंचाते हैं और उनकी चोट हमें बर्दाश्त नहीं होती।
तो पेज कहता है तुम सही कह रही हो, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा, लेकिन मैं ही उसकी दुखों का कारण बना जो मुझे नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन रावी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ पाक जा रावी के पापा से शादी करने के लिए मरी जा रही होती है, क्योंकि जब तक वो रावी के पापा से शादी नहीं करेगी तब तक उसे रावी के पापा के जायदाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जिस वजह से पाक जा रावी के पापा के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि समाज वाले लोग उसे बुरा भला कह कि वो रावी के पापा की रखेल है। और पाक जा रावी के पापा के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि रावी के पापा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं रावी की मॉम को डाइवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि इन समय उसकी कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती मेरी थी, इसलिए मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। तो पाकजा कहती है अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं दे सकते तो क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पायु आ जाता है पाकजा का रिश्तेदार बनकर। तो पाकजा जैसे ही पायु को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो पायु रावी के पापा से नौकरी मांगने के लिए आता है। तो पाकजा उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, पर पायु वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता और उन लोगों के सामने इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि रावी के पापा को भी पायु पर तरस आ जाता है और वो उसे अपना ड्राइवर रख लेते हैं। आगे पाकजा पायु पर खूब भड़कती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने उसे उसके पैसे दे दिए ना, तो फिर वो उसके घर में क्या करने आया है और उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो पायु कहता है तुम इतने साल इस घर में रही लेकिन तुम्हारे हाथ भूटी कोड़ी भी नहीं लगी, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे साथ हाथ मिला लो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, हम दोनों मिलकर रावी के पापा के जायदाद पर राज करेंगे। तो पाकजा को पायु का प्लान अच्छा लगता है और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। जब तक मैं रावी के पापा से शादी नहीं कर लेती तब तक मुझे इस जायदाद में भूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी और ये सारी जायदाद रावी को मिल जाएगी और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं होने नहीं देना चाहती। तो पायु कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मेरे प्लान है और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस जायदाद का हिस्सेदार बनाकर रहूंगा। तो पाकजा ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन रावी के पापा पायु को लेकर रावी की मॉम के घर जाते हैं रावी से मिलने के लिए। तो वहाँ पर थाना भी अपनी बेटी के साथ रावी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो तवान अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो घर वापस कब आएंगी, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही मिस कर रही है। तो रावी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। आगे थाना रावी से अपने किए की माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो रावी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे तुम पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रावी कहती है तुम्हारे लिए माफी मांगना कितना आसान है, तुम्हें याद भी है कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया है, तुमने मुझ पर वो सारे इल्जाम लगाए जो झूठे थे, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, ऊपर से तुम प्रिंग के साथ सोए। तुम्हें पता है एक औरत का दिल सबसे ज्यादा कब दुखता है, जब उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। तुम्हें पता है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा, तुमने भी वही किया जिस चीज के लिए मैं हमेशा डरती थी, तुम भी उन सारे मर्दों जैसे ही हो। तो थाना कहता है रावी प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे और प्रिंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, प्रिंग ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि हम दोनों का रिश्ता वो तोड़ सके, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। पर रावी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तो थाना कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती और मुझे फिर से अपना नहीं लेती। कि तभी वहाँ पर रावी की मॉम आ जाती है और थाना को रुकने को कहती है। तो थाना रुकने के लिए तैयार हो जाता है, पर रावी थाना को वहाँ से जाने को कहती है, पर थाना नहीं जाता। तो रावी कहती है तुम भले ही इस घर में दामाद के हैसियत से रुक सकते हो, लेकिन मेरे पति होने के हैसियत से नहीं, इसलिए मेरे रूम में आने की तो कोशिश भी मत करना, तुम्हें जहाँ सोना है जाकर सो। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रावी की मॉम थाना को कहती है अभी रावी गुस्से में है जिस वजह से वो तुमसे इस तरह बात कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत होगा वो ठीक हो जाएगी, बस तुम हार मत मानना। दूसरी तरफ पाकजा को जब पता चलता है कि रावी के पापा आजकल रावी की मॉम से कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं, तो पाकजा को टेंशन होने लगती है और वो पायु को कहती है अगर हमने इन दोनों की नजदीकियां दूर नहीं की तो रावी के पापा अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी रावी को दे देंगे, जो मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे को भूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो पायु कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो पाकजा कहती है अगर रावी इस दुनिया से चली जाए तो उसके बाद मेरे बच्चे ही इस जायदाद के वारिस बचेंगे और ये पूरी जायदाद मेरे बच्चों की हो जाएगी, इसलिए तुम्हें रावी को ठिकाने लगाना होगा। तो पायु कहता है ठीक है। दूसरी तरफ थाना सोफे पर सोया हुआ होता है। तो रावी की मॉम रावी को कहती है थाना
यहाँ पर कैसे सो पाएगा, इसे अपने रूम में जाने दो। तो रावी कहती है नहीं मॉम, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैंने इसे यहाँ पर रुकने को नहीं कहा था, वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुका है, अगर वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुका है तो उसे ये सब झेलना ही होगा। और रावी गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर रावी को भी रहा नहीं जाता और वो आधी रात को आती है थाना के पास, उसे कम्बल उड़ाती, उसका एसी कम करती है और उसे प्यार से देखकर वहाँ से चली जाती है। तो थाना ये सब नोटिस करता है और थाना को भी पता चल जाता है कि रावी उससे बहुत प्यार करती है, भले अभी वो गुस्से में है पर वो धीरे धीरे मान जरूर जाएगी। अगले सुबह थाना की नींद खुलती है तो वो रावी को हर जगह ढूंढने लगता है। तो नौकरानी उसे बताती है कि रावी दान पुण्य करने के लिए नीचे गई है। तो थाना उसे ढूंढने के लिए नीचे जाता है। इधर रावी दान पुण्य करके घर के अंदर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पायु के गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर उसे पता चल जाता है कि रावी के साथ कुछ। तो वो रावी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है कि तभी उसकी नजर उन गुंडों पर पड़ती है। तो थाना उस गाड़ी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है रावी को बचाने के लिए। तो वो लोग भी अपने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो थाना रावी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते और उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिस चक्कर में थाना रावी को बचाते बचाते खुद पर गोली खा लेता है। तो रावी थाना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड हो जाती है। तो थाना कहता है सैड मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आगे पायु उसे हर जगह ढूंढता है पर वो लोग उसे नहीं मिलते कि तभी उधर से रावी की मॉम भी आ जाती है, जिस वजह से वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रावी की मॉम अपनी बेटी और दामाद को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे रावी भी थाना को माफ कर देती है और उसके साथ घर वापस आ जाती है। इधर तवान देविका के साथ खेल रही होती है और देविका तवान के साथ खेलकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है। तो तवान जैसे ही रावी को देखती है तो वो देविका को छोड़कर अपनी मॉम के पास चली जाती है और उन्हें गले लगाकर बहुत ही राहत महसूस करती है। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे जलन भी होती है। आगे देविका को पता चलता है कि थाना को रावी की वजह से चोट लगी है। तो देविका को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता है और वो इस बार भी रावी को ही कसूरवार ठहराने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो थाना उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें रावी की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो अपने दिल से रावी के लिए मैल निकाल दे और अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े। पर देविका अपने पास्ट को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो सारा इल्जाम रावी पर ही लगाती है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये कैसा प्यार था जो उसने सुसाइड कर ली। अगर वो रावी से सच्चा प्यार करता था तो उसने सुसाइड क्यों की? क्योंकि वो कमजोर था जिस तरह तुम हो। अगर वो तुम्हारी परवाह करता या तुमसे जरा सा भी प्यार करता तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, क्योंकि वो एक नंबर का सेल्फिश और डरपोक इंसान था जिसे हालात का सामना करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और तुम आज भी उसी इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो जिस इंसान को तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं थी। देविका, पास्ट से बाहर निकलो और अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ देविका, प्लीज अपने भाई की एक बात मान लो। तो देविका कहती है अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप रावी को छोड़ दीजिए, अगर आपने रावी को नहीं छोड़ा तो आप मुझे खो देंगे। और देविका थाना को धमकी देकर वहाँ से चली जाती। तो बेचारा थाना पूरी तरह पागल हो जाता है कि आखिरकार वो अपनी बहन को समझाए तो समझाए कैसे कि वो रावी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो रावी से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। दूसरी तरफ रावी के पापा को पागजा की सच्चाई पता चल जाती है कि पागजा ने ही पायु को ऑर्डर दिया था रावी को मारने के लिए। तो रावी के पापा को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो पागजा बहुत कोशिश करती है कि वो रावी के पापा को मना ले और इस बात को झुठला दे, पर सच्चाई को जितनी भी दबाने की कोशिश करो वो सामने आ ही जाती है। और ऐसा ही पागजा के साथ भी हुआ और रावी के पापा के सामने पागजा की पूरी सच्चाई आ गई। तो रावी के पापा पागजा को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो पागजा रावी के पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो रावी के पापा कहते हैं तुम जैसी घटिया औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है, और रही मेरे भाई के बच्चों की बात तो मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो लोग इस घर में आकर रह सकते क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर रहना उनका हक है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ से निकल जाओ। और रावी के पापा पागजा को घर से बाहर निकाल देते हैं। इधर मान को पता चलता है कि उसका भाई इलीगल काम कर रहा है। तो वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसी तब मान फिर से दालिन को मनाने के लिए जाता है। तो दालिन को भी मान पर दया आ जाती है और वो उसे एक मौका दे देती है, पर इस मौके में भी दालिन का एक मकसद छुपा हुआ होता है। जिस तरह ये मान ने रिसा का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी को धोखा दिया होता है, उसी तरह दालिन ने भी प्लान बनाया होता है मान को यूज करके ये मान को सबक सिखाने का। पर बेचारे मान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो दालिन से बहुत प्यार करता है और वो उसकी बातों में आ भी जाता है। इधर रावी, तवान और थाना तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और बाहर जाकर खूब मस्ती करते हैं। तो थाना रावी से यहाँ पर फिर से अपने किए की माफी मांगता है। तो रावी कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक वादा चाहती
चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। तो थाना का मन कर कि वो उसे देविका की पूरी सच्चाई बता दे, पर थाना की हिम्मत ही नहीं होती और वो रावी को देविका की सच्चाई नहीं बताता। और वो रावी से प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी इन प्यारी आंखों कभी भी आंसू आने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे इसी तरह हंसती और मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा इसी तरह हंसी खुशी रहे। आगे मान ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तब उधर से दालिन आती है उससे मिलने के लिए। तो मान कहता है मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मान ये कहकर अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तो दालिन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके ऑफिस में छानबीन करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये मान ने रिसा का इस्तेमाल किया और उससे उस प्रोजेक्ट को छीन लिया, वो लोग उसी प्रोजेक्ट में घोटाले कर रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं। तो दालिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेती है ताकि वो बाद में उन लोगों से बदला ले सके। आगे दालिन अपने भाई थाना के पास जाती है और उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो थाना कहता है दालिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मान तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसका इस्तेमाल करके उसके ऑफिस में ही उसी की कंपनी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो दालिन कहती है भाई इसमें हम लोगों की क्या गलती है, शुरुआत उन लोगों ने की थी। यमान ने पहले रिसा का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी से इस प्रोजेक्ट को छीना। भले ही उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को छीन लिया पर उन्हें इस प्रोजेक्ट में ईमानदारी तो दिखानी चाहिए थी, पर वो लोग अपनी ईमानदारी को बेचकर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में घोटाला किया है तो ये मान को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तो थाना कहता है मैं मानता हूँ कि ये मान ने गलत किया, लेकिन इन सब में मान की क्या गलती है? वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हें मान के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तो दालिन कहती है भाई मेरे और मान के बीच जो भी था आज वो सब खत्म हो गया। भले ही इन सब में उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। हम दोनों की कंपनी एक दूसरे की राइवल है और हम दोनों के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों को यहीं पर रुक जाना चाहिए। इसलिए मैंने मान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तो थाना कहता है लेकिन तुम मान को कैसे समझाओगी? दालिन एक बार और सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। तो दालिन कहती है भाई आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं मान से मिलूंगी ही नहीं और मैंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है, अब वो मुझे चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और दालिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये मान को जब पता चलता है कि उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो गई है और वो जिस बंदे के साथ प्रोजेक्ट कर रहा था वो बंदा उन लोगों से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छीनने की बात कर रहा है, तो ये मान ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो मान पर ही भड़कने लगता है और कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे, पापा और सिर्फ तुम्हें पता था, तो फिर ये बात लीक कैसे हो गई? मान कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया? तो मान कहता है भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये मान कहता है अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? कि तभी मान को याद आता है कि उस दिन दालिन उसके ऑफिस आई थी और दालिन का ही ये सारा कारनामा है, पर मान ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताता। दूसरी तरफ रावी तवान के लिए खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर देविका भी आ जाती है और वो रावी के बनाए हुए खाने पर नुक्स निकालने लगती और कहती है ये खाना तवान को पसंद नहीं है, फिर तुम उसे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? तो रावी कहती है मुझे पता है ये खाना तवान को पसंद नहीं है, लेकिन ये खाना हेल्दी है और तवान के लिए अभी हेल्दी खाना ही बेटर है ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन में रहे और वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो तवान की मॉम होती है, लेकिन यहाँ पर तवान की माँ होने के सारे फर्ज रावी पूरी कर रही होती है। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो देविका रावी को कहती है मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रावी कहती है ठीक है। आगे देविका रावी को प्राचीन के कब्र के पास लेकर जाती है और कहती है तुम्हें प्राचीन तो याद होगा ना जिसकी लाइफ तुमने बर्बाद की? तो रावी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है देविका? तो देविका कहती है तुम्हारी वजह से प्राचीन ने सुसाइड की, तुम्हारी वजह से तावान बिन बाप की बच्ची रह गई जिसे मेरे भाई को पालना पड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से तावान को मैं एक माँ का प्यार नहीं दे पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं पागलों वाली लाइफ जी रही हूँ, लेकिन तुम अपनी लाइफ मजे से जी रही हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम प्राचीन के दिल से खेल रही थी और वो बेवकूफ तुमसे प्यार करता था जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, जिस आशियाने को तुम अच्छे से संजो रही हो, जिसमें तुम आज जी रही हो, वो सब एक झूठ की बुनियाद पर रखी गई है। थाना तुमसे कोई प्यार नहीं करता बल्कि वो मेरे दुख और दर्द का बदला ले रहा है तुमसे। उसने तुमसे शादी भी बदले की वजह से की थी क्योंकि मैंने थाना को तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ गुजारी है उसी तरह अब तुम भी अपनी लाइफ गुजारोगी। तुम थाना से बहुत प्यार करती हो ना, पर थाना तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस
बस मेरे बदले की वजह से तुम्हारे साथ रह रहा है ताकि तुम्हें टॉर्चर कर सके। तो रावी जैसे ये सब सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो देविका कहती है अब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई ना, जिस प्यार को तुम सच्चा प्यार समझ रही थी वो सब एक झूठ था। थाना ने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए शादी की थी। थाना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और देविका रावी के दिमाग में थाना को लेकर ऐसी ऐसी बातें भरती है जिससे रावी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और देविका अपना सारा जहर वहां पर उगल कर वहां से चली जाती है। तो बेचारी रावी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वो जिस फैमिली को अपनी फैमिली मान रही थी, जहां पर वो अपनी एक नई दुनिया बनाने की प्लानिंग कर रही थी, वो दुनिया तो उसकी थी ही नहीं। और वो जिस रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ रही थी वो सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। कि तभी रावी को थाना का मैसेज आता है। तो रावी उस मैसेज को देखकर खूब रोने लगती है और इधर थाना रावी को बहुत ही मिस कर रहा होता है और उसे देविका के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि उसकी बहन उसी के घर को उजाड़ने की प्लानिंग कर रही है। आगे थाना खुशी खुशी घर आता है और वो रावी को हक करता है। तो रावी कहती है थाना तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरा कभी भी दिल नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुम वही इंसान बन गए जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। तुम्हारे एक बदले की वजह से आज मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो थाना कहता है रावी प्लीज मुझे माफ कर दो, पहले जरूर मैंने बदले के लिए ये शादी की थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रावी, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तो रावी कहती है अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने की भी कोशिश करूँ ना तो भी मैं ये बात नहीं भूल पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, देविका को मेरी वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा, उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली और मैं ये सब जानते हुए उस घर में नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो थाना कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। प्लीज रावी मेरे साथ ऐसा मत करो, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, प्लीज पास्ट की बातों को भूल कर हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं ना रावी, प्लीज सब कुछ भूल जाओ। मुझे पता है ये सब भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, आज के बाद मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा रावी। तो रावी कहती है चाहे मैं तुम्हें एक मौका भी दे दूं तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी थाना, अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो थाना भी रावी को नहीं रोक पाता क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है और रावी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाते। रावी वो हर जगह जाती है जहाँ उसने थाना के साथ टाइम स्पेंड किया होता है और रावी उन सारी जगहों पर जाकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इधर थाना भी रावी का पीछा नहीं छोड़ता और वो दूर से ही रावी को देखता है और उसकी ऐसी हालत पर सैड रहता है क्योंकि थाना ने रावी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके आंखों में आंसू आने नहीं देगा, लेकिन आज वो खुद उसकी आंखों की आंसू की वजह है। दूसरी तरफ दालिन मान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है पर मान दालिन का पीछा नहीं छोड़ता और उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर आता है। तो दालिन कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम मुझे अपने घर लेकर क्यों आए हो? तो मान कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तो दालिन कहती है इन सब की शुरुआत तुम्हारे भाई ने की थी, तुम्हारे भाई ने रिसा का इस्तेमाल किया बस एक प्रोजेक्ट के लिए और तुम्हारे भाई ने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल भी नहीं किया, उल्टा इस प्रोजेक्ट के आड़ में लोगों के साथ घोटाले कर रहा था। तो मैंने उसकी पोल सबके सामने खोल दी और मुझे ये सब करके भी कोई पछतावा नहीं है, समझे? तो मान कहता है मुझे पता है मेरे भाई ने बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कि तभी वहाँ पर मान के पापा आ जाते हैं और मान के पापा को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और उन्हें ये भी बात पता चल जाती है कि उनके ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि दालिन ने किए थे। तो मान के पापा को दालिन पर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो मान को ऑर्डर देते हैं इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और इस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मान कहता है मैं दालिन से बहुत प्यार करता हूँ पापा और मैं दालिन के बिना नहीं रह सकता है, चाहे आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दे या अपने ऑफिस से, तब भी मैं दालिन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मान के पापा कहते हैं अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरे घर से निकल जाओ। तो मान भी अपने पापा से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चला जाता है। तो दालिन मान पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी फैमिली से अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा करियर तो पूरी तरह बर्बाद हो गया है, अब तुम कहाँ पर रहोगे? तो मान कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती हो ना। तो दालिन कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। तो मान कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे अपने पापा के
ऑफिस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बचपन से ही एक फोटोग्राफर बनना चाहता था और मैं वही बनना चाहूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि एक अमीर घराने की लड़की एक गरीब लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहेगी। क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से घर में एडजस्ट कर पाओगी? अब तो मेरे पास मेरे पापा का बिजनेस भी नहीं है और उन्होंने मुझे अपने घर से बेदखल भी कर दिया है। तो डार्लिंग ये सब सुनकर हंसने लगती है और वो मान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो मान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो डार्लिन को किस कर लेता है। फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अगले दिन थाना रावी से मिलने के लिए जा रहा होता है तो देविका अपने भाई को रोकती है और कहती है, भाई आप उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे, आप उससे मिलने इसलिए जा रहे हो ना ताकि आप उसे इस घर में दोबारा वापस ला सको। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो थाना कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहा और अगर मैं चाहूँ भी ना उसे इस घर में लाने की, वो कभी भी इस घर में नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। भले ही मैं उससे दूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उसके लिए कम हो गया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी उससे ही प्यार करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और थाना जाने लगता है तो देविका कहती है, भाई अगर आप उस लड़की के आसपास भी मन रहा है तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। तो थाना कहता है, बस करो देविका, मैं तुम्हारी धमकी से पूरी तरह पक गया हूँ। कब तक तुम अपने भाई धमकी दे देकर टॉर्चर करती रहोगी? क्या तुम्हें जरा सा भी अपने भाई पर तरस नहीं आता? तो देविका कहती है, भाई मैं उस लड़की से बहुत नफरत करती हूँ और मैं उसे आपके करीब कभी भी आने नहीं दूंगी। तो थाना उसकी एक बात भी नहीं सुनता और जाने लगता है। तो देविका भी गुस्से में आकर अपना नस काट लेती है। आगे प्रिंग देविका से मिलने के लिए जाती है तो प्रिंग देविका को रावी के खिलाफ इतना भड़काती है कि देविका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इसी गुस्से में प्रिंग को अपने और प्राचीन के रिश्ते के बारे में बता देती है। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है तो उसके हाथ में एक हुक्म का इक्का लग गया हो रावी को बर्बाद करने के लिए कि तभी वहाँ पर पैच आ जाता है। तो प्रिंग पैच को देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे पैच देविका को आईना दिखाता और कहता, तुम्हें क्या मैंने तुम जैसी सेल्फिश लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने अपने सेल्फिनेस की वजह से अपने भाई और भाभी का रिश्ता खराब कर दिया। क्या तुम्हें ये सब करके सुकून मिला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें सुकून मिल भी नहीं सकता क्योंकि तुम जैसी बददिमाग लड़कियों को अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिखता है, दूसरों का नहीं। तुम उस इंसान के प्यार के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करी हो जो इंसान तुमसे प्यार भी नहीं करता था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तवान को तुम जैसी मॉम नहीं मिली। अगर तवान को इस बारे में पता चल जाता कि उसकी मॉम ऐसी है तो बेचारी पर क्या गुजरती। और पेज देविका को ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे देविका पूरी तरह पैनिक करने लगती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और देविका अपने भाई को कहती है, प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो पेज भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी अपने घर में होती है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आ जाती है रावी को बातें सुनाने के लिए जाती है और कहती है, अब तो मैं थाना को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। तो रावी कहती है, तुम्हें तो मेरी जूठन खाने की आदत हो गई है। जैसे तुमने ये मान को मुझसे छीना था और अब तुम थाना को छीन रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रावी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंग का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो कहती है, रावी तुम बहुत उछल रही हो ना, मैं बहुत जल्द तुम्हें आकाश से जमीन पर लाकर ऐसा पटकूंगी कि तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। आगे प्रिंग फिर से देविका से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि रावी को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, वो तुमसे माफी मांगना चाहती है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। और प्रिंग रावी को भी कॉल करके ये बताती है कि देविका सुसाइड करने के लिए जा रही है। तो रावी जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और प्रिंग देविका को इसी बहाने से प्राचीन के घर लेकर जाती है और उसके टेरेस पर लेकर जाती है। आगे देविका रावी का इंतजार करती है और वो प्रिंग को कहती है, रावी कहाँ पर है? कि तभी प्रिंग देविका को बताती है कि तुम जिस लड़की से नफरत कर रही हो उस लड़की ने तो कुछ किया भी नहीं है। प्राचीन का जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था वो लड़की मैं थी, ना कि रावी। तुमने अपने बदले के लिए रावी की लाइफ बर्बाद कर दी और मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुमने एक गलत लड़की से अपना बदला लिया। प्राचीन रावी से प्यार नहीं करता था बल्कि वो मुझसे प्यार करता था और वो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मेरी वजह से सुसाइड भी कर ली। ये तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। प्राचीन प्रिंग से बहुत प्यार करता था लेकिन प्रिंग उसके इमोशन के साथ खेल रही थी, पर प्राचीन को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसने अपने प्यार की वजह से प्रिंग को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन प्रिंग ने सबके सामने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब था। उसे तो एक अमीर बंदा चाहिए था जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करे और उसके आगे पीछे डोलारे डोलारे करता रहे। और मेरी इसी रिजेक्शन को प्राचीन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। तो देविका जैसे ये जानती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। तो प्रिंग कहती है, तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से अपने भाई और भाभी की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्या तुम इस गिल्ट में जी पाओगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की लाइफ बर्बाद
बर्बाद हो गई। और प्रिंग देविका को इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि देविका पूरी तरह टूट जाती है। पर प्रिंग फिर भी नहीं रुकती और वो देविका को सुसाइड करने को कहती है। और देविका भी इतनी पागल होती है कि वो अपने गिल्ट और अपने पागलपन की वजह से सुसाइड करने के लिए भी चली जाती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और देविका को रोकने की कोशिश करती है और कहती है देविका प्लीज ऐसा मत करो। तो देविका कहती है मुझे माफ कर दो रावी, मैंने एक गलतफहमी की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये सब करने के बाद मेरे भाई पर क्या गुजरेगी। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अपने बदले के लिए तुम दोनों की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकती, मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से 2 लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, मैं नहीं जीना चाहती। तो रावी कहती है देविका प्लीज ऐसा मत कहो। दूसरी तरफ पैच थाना को बताता है कि प्राचीन जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की रावी नहीं बल्कि मेरी बहन पैच थी, उसी की वजह से प्राचीन ने सुसाइड की थी। तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों देविका को ढूंढने के लिए प्राचीन के घर जाते हैं। इधर रावी देविका को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर देविका नहीं रुकती। तो रावी प्रिंग से पूछती है तुमने ऐसा क्यों, देविका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो प्रिंग कहती है इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इसके इस पागलपन से मेरा फायदा हो रहा था, तो मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। जैसे ही देविका इस छत से नीचे गिरेगी तो इसका सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा और तुम इस गिल्ट से कभी भी नहीं उभर पाओगी कि तुम्हारी वजह से देविका ने अपनी जान ले ली। अब इसे बचा सकती हो तो बचाओ। और प्रिंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रावी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो देविका को समझाने की कोशिश करती है। इधर थाना और पैच भी प्राचीन के घर पहुँच जाते हैं तो उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करती है कि उसे यहाँ पर देविका ने बुलाया था, देविका नहीं कहा था कि उसे यहाँ पर छोड़ देने के लिए, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए आई है। तो पेच कहता है प्रिंग नौटंकी करना बंद करो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि तुम ही प्राचीन की गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारी वजह से ही प्राचीन ने सुसाइड की थी। तो प्रिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी वजह से प्राचीन ने सुसाइड की थी। जब तुम्हारे पास कोई सबूत आ जाए तब मुझसे बात करना। और प्रिंग उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों छत पर जाते हैं और देविका की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और देविका को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, पर देविका अपने गिल्ट की वजह से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेती। तो रावी को ही देविका को समझाना पड़ता है। तो रावी देविका को समझा कोई भी तुमसे गुस्सा नहीं है, अगर तुमने अपने आप को कुछ कर लिया तो तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनों और तवान पर क्या गुजरेगी, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। मुझे पता है तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि तुम अपनी जान ही ले लो। और रावी देविका को इस तरह समझाती है कि देविका भी समझ जाती है और वो नीचे उतर जाती है। तो रावी उसे गले लगा लेती है और थाना ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और फाइनली उसकी जान में जान आती है। दूसरी तरफ पाकजा अपनी हार से पूरी तरह बौखलाई हुई होती है तो वो पायु को कहती है ये सब उस रावी की वजह से हुआ है, अगर वो रावी हमारी लाइफ में नहीं होती तो आज हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता और सारी जायदाद हमारी हो जाती। तो पायु कहता है पाकजा तुम टेंशन मत लो, मैं उस लड़की को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर गई है। आगे पैच देविका से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे एक और मौका मांगता है। तो देविका कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया और तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया उन सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैं अपने पास्ट को ही नहीं भूल पा रही तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर पाऊंगी। तो पैच कहता है मुझे पता है तुम्हें मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें जितना भी टाइम लगे मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ो और पास्ट में तुमने जो भी किया उस पर मिट्टी डालो। तुमने बस एक गलतफहमी की वजह से ये सब किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम पर जो बीती है वो कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो देविका भी पेच के प्यार को अपना लेती है और उसके साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तवान अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रही होती है और बेचारी सैड रहती है। तो देविका को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती क्योंकि उसी की वजह से आज उसके मॉम और डैड साथ में नहीं होते हैं। तो देविका कहती है तवान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को मनाकर घर वापस लेकर आ जाएंगे, मुझे तुम्हारे पापा पर पूरा भरोसा है। तो तवान अपने पापा से पूछती है पापा आप मॉम को घर लेकर आओगे ना। तो थाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने अपने बदले के लिए रावी के साथ इतना बुरा किया होता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो रावी के पास जाएं, उससे माफी मांगे और उसे घर वापस आने को कहें। कि तभी उधर से थाना के पापा आते हैं और थाना को समझाते हैं शादीशुदा
रोज़मर्रा लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मुंह फुलाकर उन्हें मनाने ही ना जाएं। अगर तुम रावी को बड़े प्यार से मनाओगे तो वो जरूर मानेगी और तुम्हारे प्यार को समझेगी और वो घर वापस आ जाएगी। तो थाना कहता, मुझे नहीं लगता पापा कि ये सब इतना आसान है। मैंने रावी के साथ इतना बुरा किया है, वो नहीं मानेगी। तो थाना के पापा कहते हैं, तुम कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए थे, ये अच्छा ट्रिप होगा तुम दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए। तो थाना कहता है, रावी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो मेरे साथ कभी भी हनीमून पर नहीं जाएगी। तो थाना के पापा कहते हैं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम हनीमून की तैयारी करो। दूसरी तरफ रावी के पापा थाना के पापा के साथ मिलकर रावी को किसी काम के बहाने से बाहर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर भेज देते हैं और इधर थाना भी रेडी होकर उस ट्रिप पर जा रहा होता है। दूसरी तरफ माइक ही उन दोनों के ट्रिप की प्लानिंग कर रहा होता है। प्रिंग ये सब सुन लेती है और वो माइक से इस बारे में पूछती है। तो माइक प्रिंग से बहुत प्यार करता है और वो उसे कोई बात नहीं छुपाता, जिस वजह से वो प्रिंग को थाना और रावी के हनीमून के बारे में बता देता है। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है रावी को फिर से परेशान करने का। दूसरी तरफ रावी माइक के साथ जा रही होती है कि तभी रास्ते में पायु के बंदे उन लोगों की गाड़ी को घेर लेते हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। तो माइक रावी को लेकर वहां से भाग जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसे भी गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी माइक रावी की रक्षा करने की बहुत कोशिश करता है और वो उसे भागने को भी कहता है। पर रावी माइक को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाती कि तभी वहाँ पर पायु आ जाता है और रावी को मारने ही वाला होता है कि तभी उधर से ईमान की एंट्री होती है। एक्चुअली ये ईमान रावी का उसके घर से ही पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है। ईमान रावी की जान पायु से बचाता है और पायु को गोली मार देता है। तो रावी ईमान को कहती है, माइक को बहुत चोट लगी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पर ये माइक पर ध्यान नहीं देता और वो रावी को वहाँ से ले जाने लगता है। तो रावी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो माइक को चोट लगी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर ये उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ थाना को जब पता चलता है इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में और से जब ये बात पता चलती है कि ये मान ने रावी का किडनैप कर लिया है, वो तो पूरी तरह बौखला जाता है। तो दालिन मान से पूछती है कि तुम्हारा भाई मेरी भाभी को कहाँ ले जा सकता है। तो मान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई के इतने क्लोज नहीं हूँ जो मुझे उनके बारे में कुछ भी पता होगा। तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये मान रावी को कहाँ पर लेकर गया होगा और वो लोग पागलों की तरह रावी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि तभी दालिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, मुझे लगता है कि रिसा को इस बारे में पता होगा, क्यों ना हम जाकर उसी से पूछे। तो वो लोग रिसा के पास चले जाते हैं ये मान के बारे में पूछने के लिए। दूसरी तरफ ये मान रावी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो रावी ये मान को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। तो ये मान कहता है, मुझे ये चाहिए कि तुम अपना बिजनेस मेरे साथ करो और उस थाना को छोड़ दो और आज के बाद तुम थाना से नहीं मिलोगी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। तो रावी अपने आप को ये मान दरिंदे से बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ थाना को भी ये मान के अड्डे के बारे में पता चल जाता है और वो ये मान को पकड़ने के लिए चला जाता है और कहता है, प्लीज रावी को छोड़ दो। तो ये मान कहता है, मैं रावी को नहीं छोड़ूंगा, रावी मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं इसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा। तुम हम दोनों के बीच आए हो और आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और ये मान थाना को मारने लगता है। तो रावी कहती है, मैं थाना से बहुत प्यार करती हूँ और चाहे तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांध भी लो और तुम मेरे जबरदस्ती रह भी लो, तब भी मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरा शरीर भले ही तुम्हें मिल जाएगा पर मेरा दिल कभी भी तुम्हारे लिए कभी नहीं धड़केगा, क्योंकि मेरा दिल थाना के लिए धड़कता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक मैं थाना से ही प्यार करती रहूंगी। तो ये मान जैसे ये सुनता है उसे तो मरी का दौरा ही पड़ जाता और कहता है, पहले तुम मुझसे प्यार करती थी और बाद में भी तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, समझी। और इसी बात को लेकर थाना और ये मान में लड़ाई होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक इधर से उधर करते रहते हैं, जिस चक्कर में थाना को गोली लग जाती है। तो रावी थाना की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो थाना के पास जाती है और कहती है, थाना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं मर सकते, अभी तो हम दोनों को बहुत कुछ देखना है, हमें साथ में अपनी लाइफ बितानी है, एक दूसरे से बहुत प्यार करना है, प्लीज थाना उठ जाओ। इधर ये मान जब रावी को इस तरह थाना के लिए रोता देखता है तो ये मान को पता चल जाता है कि रावी अब उससे प्यार नहीं करती, अब वो बस थाना से प्यार करती है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये मान को पकड़ कर वहाँ से लेकर चली जाती है।
आगे थाना को भी होश आ जाता है क्योंकि उसे वो गोली नहीं लगी होती है, क्योंकि उसने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है जो पुलिस ने उसे पहले ही पहना दिया होता है। वो सलाम देखकर बहुत ही खुश होती है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। दूसरी तरफ पायु जख्मी हालत में पाकजा के पास आता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि पाकजा तो पहले ही अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। तो पायु ये देखकर बुरी तरह बौखला जाता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिस चक्कर में प्रिंग को ये बात पता चल जाती है कि पायु उसका असली बाप है। जब उसकी मॉम ने रावी के अंकल से शादी की थी उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट थी, वो भी पायु के बच्चे की। तो प्रिंग ये सुनकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है कि उसका बाप पायु नहीं हो सकता और वो ये जानकर पूरी तरह बौखला जाती है। यहाँ पर हमें ये बात तो पता चल गई कि प्रिंग आखिरकार ऐसी क्यों थी, क्योंकि उसका बाप ही जब एक नंबर का कमीना इंसान था तो उसकी बेटी अच्छी कैसे हो सकती थी। फिर पेच रावी के खानदान का बच्चा था, इसलिए उसमें सारे अच्छे गुण आए और उसे सही और गलत में फर्क करना भी आया। आगे यहाँ पर फैमिली ड्रामा हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है पायु को पकड़ने के लिए। तो पाकजा सारा इल्जाम पायु पर लगाकर वहाँ से जाने लगती है। तो पायु को भी गुस्सा आ जाता है और वो पाकजा को मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे गोली मार देती है। लेकिन पायु यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो पाकजा का भंडा फोड़ देता है और सबको बता देता है कि इन सारे कारनामों में पाकजा का भी हाथ था। तो पुलिस पाकजा को भी पकड़कर लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी प्रिंग अकेली रह जाती है। आगे प्रिंग को रावी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई होती है। एक्चुअली ये सब रावी की वजह से नहीं हुआ होता है, बल्कि उसके जलन, ईगो और उसकी जिद्दीपन की वजह से हुआ होता है। पर प्रिंग के साथ इतना कुछ होने के बावजूद उसे अकल नहीं आती और वो रावी को ही जिम्मेदार ठहराती है। और प्रिंग रावी से बदला लेने के लिए उसे एक जगह पर बुलाती है मारने के लिए और कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद इस छत से कूदकर अपनी जान दे दो या मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, अब फैसला तुम्हें करना है। तो रावी प्रिंग को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर प्रिंग नहीं समझती, उल्टा उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर थाना और माइक आ जाते हैं रावी की जान बचाने के लिए। तो माइक प्रिंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, प्लीज वो ये सब छोड़कर उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। पर प्रिंग के ऊपर रावी को बर्बाद करने का ऐसा भूत सवार होता है कि वो माइक की भी नहीं सुनती और वो रावी पर गोली चला देती है। लेकिन बीच में माइक आ जाता है और वो सारी गोली माइक को लग जाती है। तो प्रिंग माइक की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसे मार रही थी, तुम बीच में क्यों आए। तो माइक कहता है मैंने ये सब उन्हें बचाने के लिए नहीं किया बल्कि तुम्हें बचाने के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की फिर से कोई गुनाह करे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिंग, इसलिए प्लीज सुधर जाओ और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। इस जन्म में शायद हम दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं प्रे करूंगा कि तुम ये सब छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। और माइक ये कहकर अपना दम तोड़ देता है। तो प्रिंग अपने किए पर बहुत ही पछताती है और उसे बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि माइक ने उससे सच्चा प्यार किया था पर प्रिंग ने बस उसका इस्तेमाल किया था और अब उसे माइक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब पछताकर क्या फायदा, जब उसे सच्चा प्यार मिला था उसने उसकी कदर नहीं की और उसके जाने के बाद उसे उसकी अहमियत पता चल रही है। आगे कुछ दिनों का लीप आ जाता है, रावी और थाना के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल अपनी शादीशुदा लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत प्यार होता है, बहुत भरोसा होता है और बहुत सारा रिस्पेक्ट होता है। और यहाँ पर सारे कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।